नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं ईयर एंड रिव्यू, एक मीटिंग जो कि हो रही है जेनाइटो यूरिनरी कैंसर्स के बारे में। एंड ये हो रही है मुंबई में और मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। इनका नाम है डॉक्टर पुनीत आलूवालिया। डॉक्टर साहब दिल्ली से आए हैं और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, ये बताइए कि आपका प्रोफाइल एज एन क्या है और कोर आपका डोमेन क्या है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि ये एक बड़ी यूनिक टाइप की कॉन्फ्रेंस है। मैं इसको शायद 1 साल से या 2 साल से ही देख रहा हूँ। इसके पहले कभी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हुई नहीं है इतना फोकस्ड। तो क्या एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करना चाहते हैं हम? सो विवेक, ये कॉन्फ्रेंस हम 4 साल से कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड जेनिटो यूरिनरी कैंसर्स ईयर इन रिव्यू, जिसमें कि लास्ट 1 साल में दुनिया भर में क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं, क्या लेटेस्ट पेपर्स पब्लिश हुए हैं किसी हाई इम्पैक्ट जर्नल में, या जो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें क्या एब्स्ट्रैक्ट्स पब्लिश हुए हैं, हम एडवांसमेंट में आगे क्या देखने वाले हैं फ्यूचर में, वो पेपर्स जो पब्लिश हो रहे हैं या जो स्टडीज़ आ रही हैं उनके बारे में है। सिर्फ सर्जिकल के बारे में नहीं है। मैं डॉक्टर पुनीत आलूवालिया हूँ, मैं डायरेक्टर एंड हेड हूँ यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी का मेदांता गुरुग्राम में। मेरा मेन काम सर्जिकल है, जिसमें मैं रोबोटिक सर्जरी द्वारा जेनिटोरियल कैंसर ट्रीट करता हूँ। बट ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ उसके बारे में नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस ओवरऑल ट्रीटमेंट, मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटोयूरिनरी कैंसर्स के बारे में है, जिसमें कि हम सर्जिकल, रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तीनों के जो देश भर से टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं जो कि फोकस्ड होके जेनिटोयूरिनरी कैंसर्स ट्रीट करते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं साल में एक बार। और फिर हम जो लेटेस्ट पेपर्स जो मैंने आपको बताया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पहले 2 साल में ही कोविड आ गया था, तो हम ऑनलाइन इसको करते रहे, जिसमें हम हर वीकेंड में मई के महीने या जून के महीने में 4 वीकेंड्स पे अलग अलग ऑर्गन्स पे डिस्कस करते थे। अब पर्सनल फिजिकल मीटिंग शुरू हो गई हैं, तो हम 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। पिछले साल हमने दिल्ली में फिजिकल कॉन्फ्रेंस की थी, इस बार हम मुंबई में कर रहे हैं। सो ये मीटिंग इस चीज़ के बारे में है। अमेजिंग। डॉक्टर साहब, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और ये ना बड़े कहते हैं कि बड़े अहम किरदार होते हैं कैंसर के। जेनाइटो यूरिनरी कैंसर या ब्लैडर कैंसर के बारे में काफ़ी कम सुना जाता है। तो ये क्या मतलब इंसिडेंसेस कम है या लोगों को पता कम चलता है? सो जेनिटो यूरिनरी कैंसर के इंसिडेंसेस कम बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो प्रोस्टेट कैंसर है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ठीक है, मेल्स में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, तो वो बहुत कॉमन है। ब्लैडर कैंसर थोड़ा डाउन द लाइन, थोड़ा इंसिडेंस उसका कम है, बट फिर भी बहुत कॉमन है। अगर किसी पेशेंट को आफ्टर द 50 ईयर्स ऑफ एज पेनलेस ग्रॉस हीमेचूरिया हो रहा है, यानी कि यूरिन में ब्लड आ रहा है जिसमें उसको कोई पेन नहीं है, अगर एक सिंगल एपिसोड भी है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, मोस्ट कॉमन कॉज इज़ ब्लैडर कैंसर। पेशेंट उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये मेरे को कुछ गर्म खा लिया या इन्फेक्शन हो गई, तो और मैंने दवाई ले ली, उसके बाद 6 महीने नहीं आया। उसका टेंडेंसी ही ऐसी होती है ब्लैडर कैंसर की। वो 6 महीने तक अगर आपको यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंसर नहीं हो सकता। इंटरमिटेंट हिमेचूरिया होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें, और इवन एक एपिसोड हो तब भी आपको इवेलुएट करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं। इवन अगर आप ब्लड थिनर्स लेते हैं, उनको लगता है कि ब्लड थिनर लेने की वजह से शायद खून यूरिन में आ गया, खून पतला होना, उसकी वजह से भी नहीं आना चाहिए। तब भी अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इवैल्यूएशन ज़रूर होना चाहिए। तो बहुत कॉमन है, अवेयरनेस पहले उतना कॉमन नहीं था। एक और ख़ास बात है कि ये जो कैंसर्स हैं बहुत हाईली ट्रीटेबल हैं अगर हम उनको एट अर्ली स्टेज देख लें। अगर अर्ली स्टेज में सर्जरी का, रोबोटिक सर्जरी अब आने से मॉर्बिडिटी भी काफ़ी कम हो गई है, रिकवरी फास्टर होती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, पेशेंट 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाता है मेजर सर्जरी के बाद। ऐसे केसेस में अगर हम अर्ली पकड़ लेते हैं तो ट्रीटमेंट बिल्कुल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने रोबोटिक सर्जरी की बात करी है। ये मतलब क्या क्या टाइप की चीज़ें होती हैं? क्या कोई रोबोट जो है वो सर्जरी करता है, अब सर्जन की ज़रूरत नहीं है या फिर? तो ये एक मिथ है ये, कि रोबोट सर्जरी करता है। इनफैक्ट आज से 10 साल पहले, आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स नाउ, इंडिया में जब हमने शुरू की थी तब टोटल ही 10 रोबोट्स थे, और कुछ 10-15 लोग ही रोबोटिक सर्जरी शुरू करते थे। आज इंडिया में 100 से ऊपर रोबोट्स हैं। लोगों को तो छोड़िए, आप डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं होती थी उस टाइम में, 10 से 12 साल पहले, कि रोबोट क्या है और कैसे सर्जरी करता है। सो इट इज़
एवरीथिंग इज़ अबाउट हु इज़ डूइंग द सर्जरी. रोबोट ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कोई सर्जरी कर देता है. इट्स जस्ट अ टूल. इट्स यू कैन से एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लेप्रोस्कोपी जैसे है. उसमें इंस्ट्रूमेंट्स इतने एडवांसमेंट हो गई हैं उनमें कि आप बिल्कुल बहुत प्रिसीजन से सर्जरी कर सकते हैं. जो आपका व्यू है वो बहुत मैग्नीफाइड होता है, और जो आपका विजन है वो 3 डायमेंशनल विजन होता है. तो इन सारी एडवांसमेंट से जो प्रिसीजन है, जो मॉर्बिडिटी है, वो उन चीज़ों में काफ़ी फ़ायदा हुआ है. सो रोबोटिक सर्जरी में आप अगर आप जैसे प्रोस्टेट या किडनी की रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर 8 mm इंसिजन से 3-4 पोर्ट से आप पूरी सर्जरी कर सकते हैं. पेशेंट को हम जैसे आज हमने ऑपरेट किया मेजर सर्जरी, जब प्रोस्टेट की अगर हम बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब हम ओपन सर्जरी करते थे, अगर पेशेंट को प्रोस्टेट सर्जरी करनी है तो उसमें ब्लीडिंग, क्योंकि प्रोस्टेट डीप पेल्विस में लोकेटेड होता है, वहाँ पे स्टिचेस लेना या वहाँ पे ब्लीडिंग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था. तो पेशेंट्स को ब्लड लॉस होना, ब्लड अरेंजमेंट करना, आईसीयू की रिक्वायरमेंट होना, 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहना, ये सब चीज़ें होती थी. आज की डेट में हम 90-95% पेशेंट में कोई ब्लड ज़रूरत नहीं होती, आईसीयू की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सेम डे पेशेंट वॉक करता है, सेम डे पेशेंट खाना खा सकता है. आई माई सेल्फ डिस्चार्ज मैनी ऑफ माई पेशेंट विद इन 24 आवर्स. 48 आवर्स में तो 95% पेशेंट डिस्चार्ज हो ही जाते हैं, बट 24 आवर्स में भी. अब इनफैक्ट वेस्ट में, यूएस में रोबोट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 4,000-5,000 रोबोट्स हैं. हालांकि उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है. इंडिया में अब बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है, रोबोट्स कम है लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ रही है. तो यूएस में जो है ये प्रोस्टेट सर्जरी अब डे केयर सर्जरी की तरफ जा रही है. मतलब सुबह आया पेशेंट, एडमिट हुआ, ऑपरेट किया, मेजर सर्जरी जो आज से 10 साल पहले सोच भी नहीं सकते थे, शाम को पेशेंट डिस्चार्ज हो. इन इंडिया वी आर डूइंग इट इन 24 आवर्स, बट हम कुछ पेशेंट की भी अप्रीहेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है कि इतनी मेजर सर्जरी हुई तो हमें 24 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया है, तो हमें थोड़ा सा रख के देख लो. तो अवेयरनेस बढ़ रही है. ब्लैडर कैंसर एक ऐसा है कि ब्लैडर कैंसर इज़ अ मेजर सर्जरी. प्रोस्टेट किडनी की तरह नहीं है. ब्लैडर कैंसर में ब्लैडर रिमूवल होता है, लिम्फ नोड जो जहाँ पे सबसे पहले स्प्रेड होता है उसका रिमूवल होता है. उसके बाद इंटेस्टाइन से आर्टिफिशियल यूरिनरी पाथवे बनाया जाता है. तो थोड़ी लंबी सर्जरी होती है, रिकवरी भी थोड़ा टाइम लगता है. तो उसमें यूजुअली पेशेंट 6-7 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहता है. सो इसमें ओपन तरीके से करें तो ओपन इंसिजन लगता है. अच्छे ओपन सर्जन ओपन सर्जरी भी बहुत अच्छा करते हैं, रिकवरी अच्छी होती है. लेकिन फिर भी एक गुंजाइश रहती है वूंड इन्फेक्शन होने की, रिकवरी डिले होने की. इसमें रोबोटिक में वो नहीं होता, कोई बड़ा इंसिजन नहीं लगता. अगर फीमेल पेशेंट की हम बात करें तो ब्लैडर के साथ साथ यूट्रस रिमूवल उसी का पार्ट होता है रेडिकल सर्जरी का. तो नीचे से जब सारा स्पेसिमेन निकल जाता है, कोई स्पेसिमेन रिट्रीवल वूंड भी नहीं होता. तो उनमें इतनी मेजर सर्जरी में सिर्फ छोटे छोटे 8 mm के 4-5 इंसिजन होते हैं और कोई इंसिजन ही नहीं होता. तो वो वूंड इन्फेक्शन वाला पार्ट तो रूल आउट ही हो जाता है और रिकवरी फास्ट होती है. मेल्स में भी जो हम आर्टिफिशियल पाथवे बनाते हैं इंटेस्टाइन से, वो विद एक्सपीरियंस वी आर मेकिंग इट विद रोबोट ओनली. वी डोंट ओपन एट ऑल फॉर एनी पार्ट ऑफ सर्जरी. हम सिर्फ जो स्पेसिमेन निकालना होता है मेल्स में, क्योंकि ब्लैडर काफ़ी बड़ा ऑर्गन होता है, तो उतना इंसिजन दिया जाता है विच हील्स वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है 5-7 दिन का, बट अदरवाइज द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. और अब लोकलाइज्ड स्टेज पे बहुत क्यूरेटिव सर्जरी हो रही है और पेशेंट्स डू वेरी वेल ओवर टाइम. अमेजिंग, इतना सारा इंसाइट देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब. एक और मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि हमारे देश में जो है कई बार जो कैंसर होते हैं वो लेट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, अर्ली स्टेज में बहुत कम आते हैं. तो मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि अब डिसीज़ फैल गई है और क्या क्या करेंगे. सो क्या लगता है आपको कि आने वाले सालों में, लाइक 5-10 सालों में, क्या हम अर्ली स्टेज में और पेशेंट्स डिटेक्ट कर पाएंगे, एक? एंड दूसरा, जो आज जो एडवांस्ड कैंसर्स हैं उसमें कितनी बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है? सो देखिए, ICMR के हिसाब से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है, 10-12% आने वाले 5 सालों में इट विल इंक्रीज. बट जो कैंसर्स एट अर्ली स्टेज डायग्नोस हो रहे हैं उसका भी इंसिडेंस बढ़ रहा है. बेसिकली कैंसर तो हमेशा थे, बट विद इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद इम्प्रूवमेंट ऑफ स्क्रीनिंग, इन्वेस्टिगेशंस, हम अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर पा रहे हैं. तो उसी से क्योरेबिलिटी भी बढ़ रही है, कैंसर का क्योर रेट भी बढ़ रहा है. लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो जल्दी स्टेज पे हम पकड़ लेते हैं तो हम ट्रीट उसको पूरा कर सकते हैं. इग्नोरेंस अगर हम रखते हैं या अवेयर नहीं होते हैं या हम उसको जानने के बाद इग्नोर कर देते हैं, तो वो लेट स्टेज पे पहुंच जाता है. तो फिर क्योर रेट काफ़ी कम हो जाता है. फिर हम क्योर की बात नहीं करते, फिर हम कंट्रोल की बात करते हैं. फिर जो कैंसर का डर होता है कि ये डिजीज़ हो गई है, वो उस स्टेज पे है. बट अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो इट इज़ टोटली क्योरेबल. फॉलोअप की ज़रूरत रहती है, और अर्ली स्टेज पे भी आप ट्रीट करिए, उसके बाद फॉलोअप करिए 5 साल के लिए. तो मोस्टली 5 साल का फॉलोअप होता है. पहले 2 साल इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर 5 साल 10 साल डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर, बट क्योर कर सकते हैं.
लेटेस्ट स्टेज पे फिर क्योर की बात नहीं करते, फिर जो लेटेस्ट ड्रग्स आ रही हैं, कीमोथेरेपी में कुछ ड्रग्स हैं, इम्यूनोथेरेपी आजकल आ गई है, कॉम्बिनेशन इम्यूनोथेरेपी आ गई है, तो उससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की ज़रूरत है उसमें अभी, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी लास्ट कुछ 2-3 साल में ही आई है जीयू कैंसर्स में। तो जैसे जैसे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे पता लगेगा कि कैसा उसका रिजल्ट है। बट फिर भी अभी हम ऐसा नहीं सोचते कि उससे क्योर हो जाता है। उसमें हम अभी तो इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि उसका ओवरऑल सर्वाइवल कितने साल तक इंसान और जी सकता है बेस्ड ऑन जो अभी की ड्रग्स हैं उससे कंपैरिजन में। बट क्योर की अगर बात करें तो लोकलाइज स्टेज पे ही पकड़ लेना चाहिए उसको। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। और आप देख रहे थे मुझे यानी कि विवेक शर्मा को विद वन एंड ओनली डॉक्टर पुनीत आलूवालिया, जो कि आए हैं दिल्ली से, एचओडी है मेडिकल मेदांता हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच।